नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों चुनावी बॉन्ड का सच सामने आने से कैसे खुल गई मोदी सरकार की पोल। दोस्तों सबसे ज़्यादा मिला चंदा और क्यों आखिरकार बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है। आखिरकार क्यों दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को इंसाफ नहीं देती ये सरकार, हम देंगे इंसाफ। राहुल की अब किसानों पर 5 गारंटियाँ पड़ी भारी। क्यों आखिरकार दोस्तों बीजेपी के ऊपर हमलावर हुए असदुद्दीन ओवैसी, कहा आपके हिसाब से तो सारे कानून सही होते हैं। और क्यों आखिरकार दोस्तों एनआरसी और CAA के ऊपर जो है यूएन और यूएस दोनों भड़के हुए हैं। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, बीजेपी की खुल गई पोल। राहुल गांधी बोले इस देश को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें चले, राहुल गांधी ने कहा कि इस देश का किसान दुखी है। लोग कह रहे हैं कि ईवीएम हटा, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। देश में जिस तरीके के कानून लाए जा रहे हैं उससे जनता नाखुश है। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश मोदी सरकार के खिलाफ है। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी समझ में ये नहीं आता कि बीजेपी को वोट कौन देता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। राहुल गांधी ने अपनी बात फिर से दोहराई। उन्होंने कहा कि ईवीएम हटाने की को पूरा देश बोल रहा है, लेकिन हमारी बात तक नहीं सुनी जा रही। राहुल ने कहा कि हम चुनाव आयोग से समय मांगते हैं तो चुनाव आयोग हमें समय देने से भी इनकार कर देता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब चुनाव आयोग में अपने लोगों को कल भरा गया तभी ये बात तो स्पष्ट हो गई कि बीजेपी जो है पूरे देश को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, ताकि देश में कोई भी एक तरीके से दोस्तों स्वतंत्र स्थान बचे ही ना। आज जो हमारे देश की स्थिति है और जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, उससे ये साबित होता है कि मोदी सरकार में इतना डर है कि वह हर चीज़ को कंट्रोल कर रही है कि 2024 का चुनाव हम हार ना जाएं। इसीलिए हर चीज़ में अपनी दखल अंदाजी की जा रही है और ये राहुल गांधी ने साफ साफ खुलासा किया है। आपको बता दें चले दोस्तों, चुनावी बॉन्ड पर घिर गई बीजेपी। ए से लेकर जेड तक आ गए नाम सामने दोस्तों, किन किन ने दिया सबसे ज़्यादा चंदा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कुछ कंपनियों के नाम ऐसे हैं जिन्होंने तो भाई ऐसे मोदी सरकार को चंदा दिया है, करोड़ों में अरबों में दिया है। और ये सुनकर आप, दो कंपनियों के नाम बहुत ही मस्त हैं दोस्तों, इन कंपनी के नाम सुनकर आप हिल जाएंगे किसने दिया है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर कंपनी ने 980 करोड़ रुपए का चंदा, चुनावी बॉन्ड यानी कि चंदा दिया है। आप समझिए, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड जिसे कहते हैं हम, 980 करोड़। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेगा एंटरप्राइज जो स्ट्रक्चर है इसने इतना सारा चंदा क्यों दिया है। दरअसल इन महाशय को बाकायदा जो है यहाँ पर मोदी सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और जैसे ही इन्होंने 980 करोड़ रुपए का चंदा दिया, बीजेपी ने इनको फिर से एक बार 14,000, आप समझिए दोस्तों 14,400 करोड़ रुपए का टनल का प्रोजेक्ट दे दिया गया है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा चंदा दिया है उन लोगों को दूसरे दिन ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल गए हैं। यही नहीं, एक गेमिंग कंपनी है दोस्तों, उसने तो 13,000 करोड़ रुपए का सबसे ज़्यादा चंदा दिया है। आपको बताते चले, ये जो है यहाँ पर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसिंग है इसका नाम, तो इसने पूरे 13,000 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पर चंदा दिया है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि फ़िलहाल कितना ज़्यादा चंदा मिला। यही नहीं, इसके साथ साथ एयरटेल, टीवीएस और जो है अंबुजा सीमेंट दोस्तों, तमाम जितनी बड़ी कंपनियां हैं, जितनी बड़े बड़े लोग हैं जिन्हें प्रोजेक्ट मोदी सरकार देती है, उन सब ने चुनावी बॉन्ड दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि इन लोगों ने बॉन्ड क्यों दिया है। क्योंकि दोस्तों अगर आपको पता ना हो तो बता दूं, जिसने 980 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, 9,080 करोड़ रुपए का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर ने दोस्तों, उसके ऊपर 1,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप है। लेकिन आज तक ईडी और सीबीआई इसके कंपनी में नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि जो लोग भी मोदी सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, जो लोग उन्हें करोड़ों रुपए चंदा देंगे, जो लोग उनके साथ मिलकर रहेंगे और जाहिर सी बात है मिल बांट कर खाएंगे, उनके यहाँ पर कभी भी ईडी और सीबीआई नहीं जाएगी। ये बड़े ही सोच और समझने वाली बात है। आज जो देश दोस्तों हो रहा है, जो देश में करोड़ों रुपए की हेरा फेरी, इधर से उधर बड़े बड़े प्रोजेक्ट अपने दोस्त यारों को दिलाया जा रहा है, इससे एक चीज़ साफ हो जाती है दोस्तों कि आने वाले समय में देश की हालत और ज़्यादा बिगड़ने वाली है।
क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इतना इतना पैसा चुनावी चंदे बॉन्ड में जा रहा है तो फिर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बड़े नाम है दोस्तों, इनका कैसे खुलासा हुआ है और जिस तरीके से इन लोगों ने पैसा दिया है। इससे एक बात साफ हो जाती है कि मोदी सरकार ने दोस्तों उन लोगों को अपना मित्र बना के रखा है जो लोग बीजेपी को सबसे ज़्यादा चंदा देते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल बोले मुझे गालियां देने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश के लोगों की नौकरियां छीनकर पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को देना चाहती है बीजेपी। केजरीवाल ने कहा कि हमारे देश में क्या कम गरीबी है, हमारे देश में आज युवा बेरोजगार फिर रहा है और आप लोग उनके घर छीनकर, उनकी नौकरियां छीनकर पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को देना चाहते हो। केजरीवाल ने कहा CAA लाने का मकसद सिर्फ साफ है कि बीजेपी जो है यहाँ पर गैर लोगों को यहाँ पर लाकर बसाना चाहती है ताकि CAA से बीजेपी को सिर्फ वोट बैंक का फ़ायदा हो। दरअसल दोस्तों, बीजेपी ये सब कुछ वोट बैंक के लिए कर रही है। जाहिर सी बात है, जिन लोग को बीजेपी नागरिकता देगी वो लोग बीजेपी का कर्ज चुकाने को बीजेपी को वोट दिया करेंगे और यही बीजेपी की चालबाजी है। लेकिन बीजेपी भूल रही है कि इस देश की जो जनता है दोस्तों, वो जनता अच्छे से जानती है कि इस सरकार ने 10 साल में कुछ नहीं किया। इसीलिए मोदी और शाह दोनों पूरी तिकड़म लड़ा रहे हैं कि इस बार भी सत्ता में आ जाएं। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े असदुद्दीन ओवैसी बोले आपके हिसाब से तो कुछ भी गलत नहीं है, आप कहते हो कि CAA एंटी मुस्लिम नहीं है। उन्होंने कहा कि एक ऐसी बात बता दीजिए जिसमें ये साबित हो जाए कि ये मुस्लिम विरोधी कानून नहीं है। ओवैसी ने कहा कि US से लेकर UN तक हर जगह विदेशी मीडिया तक में इस बात को कहा जा रहा है कि फ़िलहाल ये कानून मुस्लिमों के विरुद्ध है और एंटी मुस्लिम है। दोस्तों, क्यों कहा जा रहा है दोस्तों? आंखों देखी मक्खी कोई खाता नहीं है, सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी इतने चालाक हैं कि आंखों देखी मक्खी भी लोगों को खिलाने का काम करते हैं। अब इनको पता है कि फ़िलहाल हमने नागरिकता में ईसाई पारसी तक को रखा है, लेकिन मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगी जो बाहर से आएंगे। इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। लेकिन अमित शाह कहते हैं कि भैया जिनकी वजह से देश का बंटवारा हुआ था, एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान बन गया, तो हम उनको क्यों लें। अब आप समझ सकते हैं कि इस एक गृह मंत्री अमित शाह के मुंह पर, एक देश के गृह मंत्री के मुंह पर ऐसे वर्ड्स हों जहां पर वो साफ कहे कि मुसलमानों को, इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली कहे कि मुसलमानों की वजह से एक हिस्सा पाकिस्तान बन गया, तो हम मुस्लिमों को क्यों जगह दें ऐसी। लेकिन दोस्तों, गेम कुछ और है। बीजेपी हिंदुत्व को सपोर्ट करती है। बीजेपी चाहती है हिंदुओं की संख्या बढ़ती चली जाए ताकि हमें एकजुट होकर वोट देते रहें और हम सत्ता में बने रहें। लेकिन बीजेपी ये नहीं जानती कि हिंदू भाई परेशान है महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से, मुस्लिम भाई परेशान है महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी से। मंदिर और मस्जिद इस देश का बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन बीजेपी ने इसको बना रखा है। और जब तक लोग अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक जो बीजेपी को सपोर्टर हैं दोस्तों, वो बीजेपी को इसी मुद्दे पर वोट देते रहेंगे। लेकिन अच्छा काम केजरीवाल कर रहा है, अच्छा काम दोस्तों कांग्रेस कर रही है, अच्छा काम तमाम तेजस्वी यादव कर रहे हैं। ये क्या हिंदू नहीं है दोस्तों? सब हिंदू हैं, कोई मुस्लिम नहीं है, लेकिन सिर्फ एक भ्रम फैला दिया गया है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल क्या CGI आज करेंगे इंसाफ? क्या दोस्तों चुनाव आयुक्त की अफसरों की नियुक्ति पर आज सुप्रीम कोर्ट दे सकता है कोई बड़ा फैसला? ये क्वेश्चन और ये सवाल दिमाग में घूम रहा है। इसकी शुरुआत होती है दोस्तों CGI से ही, क्योंकि आपको बताते चले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि अब जो भी चुनाव के नए अधिकारी चुने जाया करेंगे उसमें एक विपक्ष का नेता होगा, एक देश के प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और तीसरे खुद CGI होंगे देश के। अभी तो DY चंद्रचूड़ हैं तो वो होते, लेकिन बीजेपी ने क्या करा कि DY चंद्रचूड़ का नाम हटाकर एक और अपना बंदा भर लिया, यानी कि अब एक नरेंद्र मोदी, एक और केंद्र सरकार का ही बंदा और एक मल्लिकार्जुन खड़गे। इससे क्या होगा दोस्तों कि जब भी विपक्ष कहेगा कि हमें इस व्यक्ति को हम नहीं चुनना चाहते चुनाव आयुक्त के लिए, तो बीजेपी दोस्तों 2 से हमेशा जीतेगी। अब 1 और 2 का तो कोई मुकाबला होगा ही नहीं। बीजेपी की मेजोरिटी ये कहेगी कि नहीं भैया, हम तो 2 हैं और हम दोनों ही ये कहते हैं कि हम इनको चुनते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि विपक्ष के वोट का कोई मतलब ही नहीं है, इसीलिए DY चंद्रचूड़ को चुना गया था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है,
कल जो दो लोगों की नियुक्ति हुई है, बवाल उस पर मचा हुआ है। ये दोनों दोस्तों केंद्र सरकार में काम कर चुके हैं, एक उत्तराखंड में थे और दूसरे जो थे दोस्तों वो बीजेपी के काफ़ी खासम खास माने जाते हैं। दोनों बीजेपी की गुड बुक्स में हैं, जिन लोगों को बीजेपी ने चुनाव आयुक्त में नियुक्त किया है। अब आपको बताते चलें, चुनाव आयोग में इन दोनों को नियुक्त तो कर दिया गया। पहले का नाम है दोस्तों सुखविंदर सिंह संधू, दूसरे हैं ज्ञानेश कुमार। इन दोनों को चुनाव आयुक्त का नया अफसर बनाया गया है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग को भी निष्पक्ष नहीं रहने दे रही बीजेपी, अपने लोग भर रही है। ईवीएम बनाने वाली कंपनी में भी बीजेपी के 2 लोग 4 लोग हैं। तो इससे दोस्तों क्या पता चलता है हमें कि विपक्ष कितनी ही मेहनत करे, उसको बीजेपी टारगेट करने से पीछे नहीं हट रही है। वो उसको चुनाव हराना चाहती है। लेकिन हम एक बात ज़रूर कहेंगे दोस्तों, जिस दिन ये सरकार पलटनी होगी उस दिन पलट कर रहेगी। बीजेपी पूरे देश को अपने कंट्रोल में क्यों ना कर ले। ऐसा ही लगता था दोस्तों हिटलर को भी कि देश उसके कंट्रोल में है, हर चीज़ उसके कंट्रोल में है। लेकिन हिटलर ने खुद ही अपने आप को ख़त्म कर लिया था। ये बात भी किसी से छुपी नहीं है दोस्तों। और जो लोग देश को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो सत्ता से बाहर जाएंगे मज़ा उस वक्त आएगा, क्योंकि उस दिन इन सबको लोकतंत्र याद आएगा दोस्तों। उस दिन इन्हें पता चलेगा कि लोकतंत्र क्या होता है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए संजय रावत और दोस्तों एनसीपी शरद पवार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों राहुल गांधी के साथ ताल से ताल मिलाते हुए नजर आए। संजय रावत ने कह दिया, कहा फिलहाल मोदी तो गियो। जी हाँ, संजय रावत ने सीधा ऐलान कर दिया है कि मोदी तो गयो, इंडिया गठबंधन अब मोदी सरकार को हराने जा रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, इस बार देश में काश वो इतिहास फिर से दोहराए, जब एक बार दोस्तों जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने शाइन इंडिया का नारा दिया था। वक्त से पहले चुनाव करा दिए थे और शाइन इंडिया का नारे ने ही दोस्तों चुनाव हरा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी को। हालांकि मैं ये मानता हूँ दोस्तों कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसी कभी भी षड्यंत्र नहीं रचे, हिंदू मुसलमान नहीं किया, उन्होंने कभी चालबाजियाँ नहीं की। पहले की राजनीति अलग थी, इतनी गंदी राजनीति थी नहीं। लेकिन आज जो राजनीति हो रही है उस पर तमाम ईडी सीबीआई का शिकंजा है, विपक्ष पर तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों बीजेपी आप समझिए विपक्ष को तोड़ रही है, तमाम जगह अपना कंट्रोल चाह रही है, क्योंकि उसको एक बात का डर है कि अगर हम किसी भी तरीके से ये चुनाव हारे तो हमारी सारी पोल पट्टियाँ खुलना तय है। जो लोग का हम सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर भी छापे पड़ेंगे। और दोस्तों जैसे ही सरकार आएगी इंडिया गठबंधन की, ये सब नपे जाएंगे जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा चुनावी बॉन्ड दिया है। और इनके ऊपर जो आज तक सीबीआई ईडी की कार्रवाई नहीं हुई है वो होगी दोस्तों। क्योंकि एक बात तो साफ़ है, ये जो कंपनियां हैं दोस्तों ये करोड़ों रुपए के घोटाले कर रही हैं, लेकिन इनके पास ईडी और सीबीआई नहीं पहुंच रही, क्योंकि मोदी सरकार की गुड बुक्स में है। और जो लोग गुड बुक्स में हैं दोस्तों उन लोगों के ऊपर न छापे पड़ते हैं, ना ही दोस्तों जो है दोस्तों कोई चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जिन लोगों ने भी सबसे ज़्यादा चंदा दिया है दोस्तों उन लोगों को मोदी सरकार करोड़ों रुपए कमवाती है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट देती है जिसकी कोई हद ही नहीं है। तब आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल सरकार की नीयत क्या है। वो सिर्फ वोट देकर पैसा पाने का काम करती है और प्रोजेक्ट बिना कोटेशन के दे दिए जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों देश का। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगेगा सबसे बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से मच गया बवाल। दरअसल आपको बताते चले चुनाव आयोग की नियुक्ति पर भड़के दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल। दरअसल दिग्विजय सिंह का कहना है शहंशाह और शाह दोनों डरे हुए हैं, वरना ऐसे क्या डर था कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष नहीं रहने दिया जा रहा। आपको बताते चले दिग्विजय ने सवाल उठाते हुए कहा कि शहंशाह और शाह को इतना डर है कि वो चुनाव आयोग तक को निष्पक्ष नहीं रहने दे रहा। यही नहीं, दिग्विजय सिंह ने बताया कि कैसे ईवीएम में जगह जगह खेल किया जाता है। उन्होंने उन राज्य के नाम भी गिनवाए जहां पर ईवीएम से खेल कर दिया जाता है। आपको बताते चले यही नहीं, दिग्विजय सिंह ने बोला कि अगर किसी बात का डर नहीं है तो फिर ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराते हो। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, दिग्विजय सिंह की बात झूठी नहीं है या दिग्विजय सिंह गलत नहीं बोल रहा है। दिग्विजय सिंह ने सीधे सवाल उठाए जिसका जवाब मुझे नहीं लगता कि इस सरकार के पास है, क्योंकि अगर इस सवाल का जवाब होता दोस्तों तो ये सरकार ज़रूर देती। लेकिन मैं इतनी चीज़ ज़रूर जानता हूँ कि दिग्विजय सिंह ने जो बात उठाया, जो मुद्दा उठाया वो सही है। और दिग्विजय सिंह ने साफ कहा है कि वो इस मुद्दे को लेकर गंभीर रूप से चिंताजनक है, क्योंकि चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है विपक्ष की बात और दोस्तों डर कर
समय भी बदल दिया गया है लोकसभा की तारीखों का। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ना महिलाओं की है, ना किसानों की है, ना इस देश के मुसलमानों की है, ना दोस्तों आप समझिए हिंदू भाइयों की है। जी हाँ, आपको बता दें कांग्रेस ने मुद्दा उठाया है कि क्या इस देश का किसान इस देश का नागरिक नहीं है, क्या इस देश के अल्पसंख्यक लोग इस देश के नहीं हैं। तो फिर मोदी सरकार ऐसी चीज़ें क्यों कर रही है दोस्तों जो देश के खिलाफ जा रही हैं। क्यों विदेशों में आलोचनाएं हो रही हैं CSS जैसे कानून की, और क्यों आखिरकार ये सरकार इतनी अड़ियल है कि कहती है चाहे कुछ भी हो जाए हम ये कानून वापस नहीं लेंगे। सवाल यही है दोस्तों, जवाब हमारा वही है कि फ़िलहाल सरकार को चढ़ गया है सत्ता का नशा। अब जब तक इसके ऊपर से सत्ता का नशा नहीं उतरेगा दोस्तों, तब तक उसकी दादागिरी, तब तक उसके ये तौर तरीक़े चलते रहेंगे। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, आज इस सरकार को लेकर जमकर भड़ास निकाली है विपक्ष ने। राहुल गांधी ने अपनी रैली में साफ कहा कि किसानों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करने वाले प्रधानमंत्री जो छाती फुलाकर घूमते हैं, मैं दावा करता हूं वो किसानों से आग भी नहीं मिला सकते। राहुल ने कहा कि फ़िलहाल किसानों को इंसाफ हम देंगे, हम दिलाएंगे किसानों को इंसाफ। दोस्तों अगर एकजुट होकर किसान, दलित, आदिवासी और दोस्तों तमाम लोग, अल्पसंख्यक लोग एकजुट होकर अगर वोट कर देंगे ना इंडिया गठबंधन को, तो मैं लिख के देता हूं कि बीजेपी की सरकार जाने से कोई नहीं बचा सकता। फिर भले ही वो ईवीएम में घोटाला कर ले या कुछ भी कर ले, एकजुट होकर वोट दे दो दोस्तों, क्योंकि बीजेपी बस एक हद तक ही घोटाला कर पाती है, ज़्यादा नहीं कर पाएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि फ़िलहाल एकजुट होकर वोट दो, क्योंकि इस वक्त बीजेपी को सत्ता से हटाना उतना ही ज़रूरी हो गया दोस्तों जितना जीने के लिए सांस लेना। और आप भी समझते हैं कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इस वक्त देश की स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत ज़्यादा। आज हर जगह धर्म स्थलों पर लोगों की नज़रें पड़ रही हैं। हर धर्म स्थल को दोस्तों राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, ख़ास कर मस्जिदों को। और सिर्फ मस्जिदों की बात नहीं है, बीजेपी अंधेरे में मंदिरों पर बुलडोज़र चलवा देती है और अच्छा बनने के लिए फिर पल्ला भी झाड़ लेती है। क्या ये बात सबको दिखाई नहीं दे रही है? क्या सबको ये दिखाई नहीं दे रहा कि अगर बीजेपी इतनी बड़ी हिंदू भाइयों की हिमायती होती दोस्तों तो वह गरीबी से उन लोगों को बाहर निकालती। लेकिन ये सिर्फ एक नाटक है वोट पाने का। वो किसी के लिए कुछ नहीं कर रही है, वो सिर्फ दोस्तों अपनी जेबें भर रही है या फिर अपने सहयोगियों की जेबें भराई जा रही हैं जो लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। वरना जय शाह दोस्तों आईपीएल में नहीं बैठ जाता। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आया अखिलेश यादव। अखिलेश यादव बोले पीडीए के खिलाफ बीजेपी इसलिए जलती है क्योंकि पीडीए में जो दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने कभी भी दलित, पिछड़े और आदिवासियों का सम्मान नहीं किया। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है कि बीजेपी जिन लोगों को सपोर्ट कर रही है, ख़ास कर दोस्तों वो लोग कहीं ना कहीं पहले से ही दोस्तों अच्छे अच्छे पद हैं उनके पास। और सबसे बड़ी बात यह है, उत्तर प्रदेश की अगर आप नियुक्ति देखेंगे सबसे ज़्यादा उसमें ठाकुरों के नाम हैं जिनको नौकरियां दी गई हैं दोस्तों। यानी कि सब बड़ी ज़ात और छोटी ज़ात जो लोग करते हैं उस हिसाब से, यानी कि हमारे दलित भाई, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के तो नाम ही नहीं है। तो सवाल यही उठता है दोस्तों कि फ़िलहाल लोग वहाँ पर जो हो रहा है वो भी सब देख ही रहे हैं कि दलित, पिछड़े, आदिवासियों की कई भूमिका नहीं है, जबकि सबसे पहला हक देश में दोस्तों इन्हीं लोगों का है। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल पूरे भारत ईवीएम के ख़िलाफ़ हुआ खड़ा। ईवीएम को हटाओ, चुनाव आयुक्त पर भी उठे सवाल। दरअसल दोस्तों कल 2 लोगों को बीजेपी ने चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया, जिसके बाद चुनाव आयोग शक के घेरे में आ गया है, क्योंकि बीजेपी अपने लोगों को अभी पद दिया था इन दोनों को दोस्तों, और फिर इनके काम से खुश होकर इनको चुनाव आयुक्त में भेज दिया गया है। इसके सवाल और जवाब दोनों आपके ही पास है दोस्तों कि इन लोगों को इतना सपोर्ट किया जाता है। बीजेपी जिन लोगों से खुश होती है उनको बार बार पद देती है, एक के बाद एक पद दिए जाते हैं। और ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है दोस्तों कि अरुण गोयल ने रातों रात इस्तीफ़ा दे दिया था। जाहिर सी बात है दोस्तों, अरुण गोयल ने अपना इस्तीफ़ा दिया, इसका एक ही मतलब था दोस्तों कि वो उनसे खुश नहीं थे बीजेपी से, इसी वजह से उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। और जाहिर सी बात है चुनाव आयोग पर दबाव डाला जाता है, ये करो या वो करो। मतलब साफ़ है कि फ़िलहाल इस वक्त पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि किसी भी तरीके से आने वाले चुनाव को हम जीत लें, चाहे बेईमानी से चाहे ईमानदारी से, हमें ये चुनाव जीतना है। बीजेपी सोचकर बैठी हुई है। फ़िलहाल हम तो आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको हमारी बात पर यकीन है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को सपोर्ट